अब हो। हेलो दोस्तों, ये है LK आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल। मैं लव कुमार 10वां के कर रहे तैयारी के छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी चैनल है। और आज का टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में मुख्यतः 3-4 पॉइंट्स को पढ़ने पड़ते हैं। पहला है इटली का परिचय, और उसके बाद पढ़ना है इटली के एकीकरण में बाधाएं एवं समस्याएं। उसके बाद पढ़ना है एकीकरण के तत्व, और उसके बाद है अंतिम पॉइंट्स में पढ़ना है कि इटली के एकीकरण में वहाँ के नेताओं ने जो योगदान दिया है उनके बारे में, उनके योगदानों के बारे में पढ़ना है। जैसे में मेज़िनी को पढ़ना है, दूसरा में काउंट काउर को पढ़ना है, तीसरा में गैरीबाल्डी को पढ़ना है, और चौथा में विक्टर इमैनुअल को पढ़ना है। तो अब हम एक एक करके इन टॉपिकों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला है परिचय। इटली जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी रोम है। आधुनिक युग में या फिर कहें 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, और इनमें एकीकरण के कई प्रयास किए गए, लेकिन इनमें कई बाधाएं थी, और ये बाधाएं निम्नलिखित है। पहला, भौगोलिक समस्याएं। भौगोलिक समस्याएं कहने का मतलब हुआ कि कहीं इटली में कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, और इसके वजह से उधर उन नदी के उस पार या पर्वत के उस पार के लोगों से इस पार के लोगों का कोई संबंध ही नहीं रहा। तो ये भी एक माना जाता है कि नेचुरल समस्या है भौगोलिक समस्याएं, कि वो हम उधर के लोगों से इधर के लोगों से जुड़ नहीं पाते थे। दूसरा है आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगतियाँ। तीसरा है वैचारिक मतभेद। जैसे में जो रोम के पोप थे, रोम के पोप धार्मिक दृष्टिकोण से एकीकृत करना चाहते थे, ना कि शासकीय दृष्टिकोण से करना चाहते थे। और चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इटली के बाधा में विदेशी हस्तक्षेप। जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया दो इटली के ही क्षेत्र हैं, उत्तरी इटली में स्थित है, उन पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। तो इसी तरह इटली के दक्षिणी छोर पर स्थित सिसिली और नेपलस फ्रांस के बुर्बो वंश का नियंत्रण था। और अंतिम में पोप के सुरक्षा के लिए फ्रांस के सैनिक स्थित थे। इसके बाद ये आपका समस्याएं ख़त्म हो गई। इसके बाद हम देखेंगे एकीकरण के तत्व। यहाँ आने से पहले एक बार फिर से हम इस टॉपिक का रिवीजन लेते हैं। रिवीजन में है इटली के एकीकरण का परिचय। वर्तमान युग में इटली जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी रोम है। आधुनिक युग में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। और इसके निम्नलिखित एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं हैं या समस्याएं हैं। पहला भौगोलिक समस्याएं, दूसरा है आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगतियां, तीसरा है वैचारिक मतभेद, जहां पर पोप और शासक के बीच आपसी मतभेद है कि वो धार्मिक दृष्टिकोण से करना चाहता है, शासक है जो अपने दृष्टिकोण से करना चाहता है। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है विदेशी हस्तक्षेप। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण है, जबकि सिसिली एवं नेपलस पर फ्रांस के बुर्बो वंश का है। और पोप के सुरक्षा के लिए फ्रांस के सैनिक स्थित हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे इटली के एकीकरण के तत्व। इटली के एकीकरण के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, संपूर्ण इटली में एक ही भाषा इटालियन बोली जाती थी, इसके वजह से वे लोग आपस में जुड़ते थे। दूसरा पॉइंट है कि नेपोलियन जो फ्रांस के शासक है, और युद्ध के बदौलत ही वो फ्रांस का शासक बना, और इसलिए वो युद्ध लगातार कर रहा है। और अपने इस अभियान के क्रम में संपूर्ण इटली को जीतकर उसे भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर कर दिया और उसे 3 पार्ट में विभाजित कर दिया, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। और इसके वजह से उन लोगों में
एकता की भावना जागृत हुई। आगे आप देखेंगे कि नेपोलियन जब वहाँ के गौरवान्वित चीज़ों को जब इटली से ले जाने लगे तो वही सब मिलकर नेपोलियन का विरोध करने लगे। तो ये वहाँ लग रहा था कि नेपोलियन ने कहीं ना कहीं वहाँ के राष्ट्रवाद के विचारों को जागृत करने में, अर्थात उन लोगों को एकीकृत करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान अनजाने में ही सही लेकिन दिया है जरूर। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में मेटरनी के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें निर्णय लिया गया कि नेपोलियन के द्वारा जहाँ जहाँ भी परिवर्तन किए गए हैं या फिर नेपोलियन से पहले जो अवस्था था यूरोप का, उसी अवस्था में ला देना है। और इसी क्रम में इटली के 2 क्षेत्र पीडमाउंट और सार्डिनिया के 2 क्षेत्रों को जोड़ दिया गया, अर्थात कहिए कि एकीकरण कर दिया गया। इसके वजह से उनमें कहीं ना कहीं एकीकरण की दिशा निर्धारित तो होने ही लगी थी। चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रवादियों द्वारा बनाया गया कार्बोनारी संगठन, राष्ट्रवादियों के द्वारा बनाए गए कार्बोनारी संगठन जो एक गुप्त संगठन है और एक छापामारी युद्ध माध्यम से वो राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना करने की चाहत कर रहे थे। और इन्हीं में से एक मेजिनी थे जो वहाँ पर नागरिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन चला रहे थे। हालांकि इस आंदोलन को ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी के दमन कर देने के बाद मेजिनी जो है इटली से पलायन कर गया और उसके बाद वो स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन जीने लगा। हालांकि देखेंगे कि 1830 में मेजिनी फिर से इटली के राजनीति में सक्रिय हो जाता है। अब इस टॉपिक को हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके समझेंगे, ठीक है। इटली के एकीकरण के निम्नलिखित तत्व हैं। पहला तत्व है कि संपूर्ण इटली में एक ही भाषा इटालियन बोली जाती है, अर्थात भाषाई आधार पर वे एक ही थे। दूसरा, नेपोलियन अपने युद्ध अभियान के दौरान संपूर्ण इटली को जीतकर 3 राज्य सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट, फिर से देखिए सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट, है ना, 3 राज्य में विभाजित कर दिया, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट कर दिया, जिससे इनमें कहीं ना कहीं एकता की भावना जागृत हुआ। तीसरा, नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ, जहां इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों को कौन, पीडमाउंट और सार्डिनिया को एकीकृत कर दिया। इस तरह से इटली के एकीकरण की दिशा निर्धारित होने लगी। चौथा, राष्ट्रवादियों द्वारा बनाए गए कार्बोनारी संगठन जो एक छापामारी युद्ध के माध्यम से राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना करने की चाहत रख रहे हैं और इसके प्रमुख नेता जोसेफ मेजनी थे। जोसेफ मेजनी के द्वारा 1920 ईस्वी के दशक में नागरिकों के अधिकार के लिए आंदोलन चलाए गए। हालांकि इस आंदोलन को मेटरनिख ने दबा दिया और इसके कारण मेजनी को पलायन करना पड़ गया और फिर वो स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन जीने लगा। लेकिन देखेंगे कि जैसे ही फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई तो वहाँ से जोसेफ मेजनी पुनः इटली उनका आगमन हुआ और 1830 के दशक में वे फिर से इटली के एकीकरण में जुट गए। तो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है मेजनी के योगदान। इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को समझना है। मेजनी के योगदान, मेजनी जो है एक साहित्यकार हैं, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक हैं और कह सकते हैं कि ये योग्य सेनापति हैं, किंतु इन्हें तत्कालीन राजनीति की समझ नहीं है। इसलिए लोग इन्हें ये कहते हैं कि ये जो है आदर्श गुण इनमें ज़्यादा है किंतु व्यवहारिक गुण की कमी है और कहीं ना कहीं इन्हीं गुण के कारण ये कहीं ना कहीं वे असफल भी रहे। मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में
यंग यूरोप नामक 2 संगठन बनाए जो यूरोप के राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। फिर देखेंगे कि इनने मेजनी पुनः आगमन कर गए। फिर उनका लौटे 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में इन्हें एक मौका मिला इटली के एकीकरण करने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल रहे। जैसे हम देखेंगे इस बात को कि किस तरह असफल रहे हैं, क्योंकि मेजनी के आगमन हुआ और वहाँ पर देखेंगे कि वैचारिक मतभेद के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। जैसे मेजनी चाह रहा था कि गणतंत्र की स्थापना करें, सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट चाह रहा था कि हम राजतंत्र की स्थापना करें, अब पोप चाह रहा था कि हम वहाँ धर्मतंत्र की स्थापना करें। इन्हीं आधार पर कहा जाता है कि मेजनी जो है इस मौका को भुना नहीं पाया और इसलिए मेजनी कहीं ना कहीं असफल रहा है। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि नहीं, असफल तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो इटली के एकीकरण का पृष्ठभूमि तो जरूर ही तैयार किया है ना। तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है कि इटली के एकीकरण का पृष्ठभूमि उन्होंने बना दिया। एक बार और इसको फिर से हम देख लेते हैं इनके योगदान को कि इनका योगदान क्या रहा है। मेजनी जो है एक साहित्यकार हैं, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक हैं और एक योग्य सेनापति हैं, किंतु उन्हें तत्कालिक राजनीति का समझ नहीं है और इसलिए उनको कहा जाता है कि उनमें आदर्शवादी गुण अधिक हैं किंतु व्यवहारिक गुण की कमी है। इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने 2 संगठन का निर्माण किया। यंग इटली 1831 ईस्वी में बनाए, यंग यूरोप 1834 ईस्वी में बनाए, जो वो क्या कर रहे थे, इटली के राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। 1848 ईस्वी में इटली के राजनीति में पुनः उनका एक बार आगमन हुआ और उन्हें मौका मिला इटली के एकीकरण करने का, किंतु आपसी मतभेद के कारण, आपसी वैचारिक मतभेद के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। जैसे मेजनी गणतंत्र की स्थापना करना चाह रहा था, जबकि सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे। पोप जो है धर्मतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे। इस प्रकार से 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण में मेजनी एक बार फिर से असफल रहा, लेकिन फिर भी ये नहीं माना जा सकता है कि असफल रहा, क्योंकि उन्हीं के एकीकरण के प्रयास के कारण कहीं न कहीं इटली आगे चलकर 1870-71 के दशक में एकीकृत हुआ। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इटली के एकीकरण ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पृष्ठभूमि तो अवश्य ही बना दिया, जो आने वाले जो नेता, राजनेता या शासक थे उनके लिए वो रास्ता आसान हो गया। इटली का एकीकरण में मेजनी के योगदान को पढ़ लिए हैं। ऐसे तो हमको टॉपिक में विक्टर इमैनुअल को पढ़ना चाहिए, लेकिन एक टॉपिक को सीरीज में पढ़ने के लिए अर्थात बढ़िया से बेहतर से समझने के लिए हमको काउंट काउर के योगदान को पहले पढ़ना पड़ेगा। काउंट काउर सार्डिनिया के शासक जब विक्टर इमैनुअल बना तो उसने अपना प्रधानमंत्री काउंट काउर को नियुक्त किया। काउंट काउर प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने अपने सैनिकों को क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की ओर से शामिल होने के लिए भेजा, और जब क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की जीत हुई तो फ्रांस की जीत होने के बाद पेरिस सम्मेलन में सार्डिनिया को भी निमंत्रण भेजा गया। इसलिए सार्डिनिया का नेतृत्व करने के लिए काउंट काउर पेरिस सम्मेलन में शामिल हुआ। पेरिस सम्मेलन में शामिल हुआ और उन्होंने कुछ वहां पर अपने बातों को, अपने विचारों को रखे, और ये उनके वक्तव्य इस तरह से हैं। पहला कि उन्होंने इटली की समस्या को पूरा यूरोप, संपूर्ण यूरोप की समस्या बताकर संपूर्ण यूरोप का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया, और दूसरा कि इटली में ऑस्ट्रिया की उपस्थिति को अवैध बता दिया, और तीसरा ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से गुप्त संधि कर लिया और सैन्य सहयोग लेने का वादा कर लिया, लेकिन बदले में उसे नीस और सेवाय 2 क्षेत्र देने का वादा कर दिया। इस तरह से हम फिर से इस टॉपिक को एक बार बढ़िया से और भी रिवीजन से समझ सकते हैं। काउंट काउर, सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काउर को अपना चांसलर नियुक्त किया। काउंट काउर इटली के एकीकरण के लिए सर्वप्रथम फ्रांस की ओर से क्रीमिया युद्ध में शामिल हुआ। क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस के जीत होने के बाद पेरिस सम्मेलन में सार्डिनिया का नेतृत्व काउंट काउर किया। पेरिस सम्मेलन में काउंट काउर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बताकर पूरा यूरोप का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया। दूसरा, इटली में ऑस्ट्रिया की उपस्थिति को अवैध बता दिया,
और अवैध बताकर पूरे यूरोप का सिंपैथी अपनी ओर किया। तीसरा, ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेपोलियन तृतीय से गुप्त संधि किया और सहयोग के बदले नीस और सेवा का क्षेत्र देने का वादा किया। 1859-60 ईस्वी में सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच सीमा विवाद हुआ और यह विवाद बहुत ही जल्द युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। गुप्त संधि के अनुसार नेपोलियन तृतीय को काउंट काउर को सैन्य सहयोग देना पड़ा और उसके सैन्य सहयोग के मदद से बहुत जल्द ही लोम्बार्डी को जीतकर जनमत संग्रह के माध्यम से विलय कर लिया। नेपोलियन तृतीय लोम्बार्डी के राष्ट्रवाद से घबराकर अपना सैन्य सहयोग को वापस ले लिया, किंतु फिर भी काउर ने उसे सेवाई को क्षेत्र देने का लालच देकर अन्य मुद्दों पर तटस्थ रहने के लिए मना लिया। इस तरह से इस स्थिति का लाभ उठाते हुए काउंट काउर ने पर्मा, मेडोना, टस्कनी को अपने सार्डिनिया में विलय कर लिया। इस तरह काउर ने उत्तरी इटली के वेनेशिया और मध्य इटली के रोम को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी एवं मध्य इटली का एकीकरण कर लिया। हालांकि 1862 ईस्वी में काउंट काउर की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से काउंट काउर भी संपूर्ण इटली का एकीकरण को नहीं देख पाया। इस तरह से हम फिर से इस टॉपिक को एक बार और बढ़िया से समझेंगे कि 1859-60 ईस्वी में सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच सीमा विवाद हुआ जो आगे चलकर युद्ध में बदल गया और उसी गुप्त संधि के अनुसार नेपोलियन तृतीय को काउर को सैन्य सहयोग देना पड़ा और इसके मदद से काउंट काउर लोम्बार्डी को बड़ी ही आसानी से जीत लिया और जनमत संग्रह के माध्यम से उसे विलय कर लिया। नेपोलियन तृतीय लोम्बार्डी के राष्ट्रवाद से घबराकर अपना सैन्य सहयोग वापस ले लिया, किंतु काउर सेवाई क्षेत्र देने का लालच देकर अन्य मुद्दों पर उसे तटस्थ होने के लिए मना लिया। इस तरह से काउर ने पर्मा, मेडोना एवं टस्कनी का विलय कर लिया। काउर ने उत्तरी इटली के वेनेशिया और मध्य इटली के रोम को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी एवं मध्य इटली का एकीकरण कर लिया। काउर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई, तो इस प्रकार से संपूर्ण इटली का एकीकरण काउर भी नहीं देख पाया। इटली के एकीकरण में मेजनी काउंट काउर को पढ़नी, अब पढ़ना है गैरीबाल्डी को देखना है कि उन्होंने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया है। गैरीबाल्डी को समझने के पहले हमको सबसे पहले उनका एक थोड़ा सा परिचय समझना होगा और उसके बाद हम लोग उनके योगदान को समझेंगे। परिचय: गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, किंतु जीवन के अंतिम समय में वो किसान के भांति जीवन को जीने लगा। उसके बाद गैरीबाल्डी मेजनी के गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। अर्थात कह सकते हैं कि गणतांत्रिक विचार, जहाँ जनता के द्वारा शासन हो उसे गणतांत्रिक विचार कहते हैं, तो वैसे विचारों का ये समर्थक था। किंतु जब ये 1862 ईस्वी में काउर से मिला तो वो अपना विचार को परिवर्तित कर लिया और संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक हो गया। अर्थात वहाँ तो राजा का शासन रहेगा लेकिन संविधान के माध्यम से रहेगा। अब इसके देखते हैं गैरीबाल्डी के योगदान। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने सशस्त्र सेना, लाल कुर्ती वाला सशस्त्र सेना बनाया और इन्होंने अपने सेना के माध्यम से दक्षिणी इटली में स्थित सिसिली एवं नेपलस को जीत लिया और इस प्रकार से दक्षिणी इटली से फ्रांस के ब्रूबो वंश का अंत हो गया। 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण का योजना बनाया, किंतु काउर से मिलने के बाद यह योजना को उसने त्याग दिया और संपूर्ण जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और किसान के भांति जीवन जीने लगा। ये था गैरीबाल्डी। एक बार फिर से हम गैरीबाल्डी को रिवीजन करके हम समझते हैं। गैरीबाल्डी का परिचय: गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, किंतु जीवन के अंतिम समय में किसान के भांति जीवन जिया। और उसके बाद गैरीबाल्डी मेजनी के गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, किंतु 1862 ईस्वी में काउर से मिलने के बाद वे संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक हो गया। अब इसके योगदान को समझते हैं।
कि गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र सेना का निर्माण किया और उसी सेना के मदद से सिसिली एवं नेपलस को जीत लिया और इस प्रकार से दक्षिणी इटली से फ्रांस के ब्रूबो वंश का अंत हो गया। 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण का योजना बनाया, किंतु काउर से मिलने के बाद योजना को त्याग दिया। संपूर्ण जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और किसान के भांति जीवन जीने लगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दक्षिणी इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान, काउंट काउर के योगदान, गैरिबाल्डी के योगदान पढ़ चुके हैं। अब है अंतिम विक्टर इमैनुअल के योगदान को पढ़ना है। विक्टर इमैनुअल को पढ़ने से पहले हम इसका परिचय थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका योगदान को समझेंगे। परिचय। 1848 ईस्वी में भाई चार्ल्स एल्बर्ट के स्थान पर विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का शासक बना और विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाला था या फिर समर्थक कह लें, और इन्होंने ही अपना चांसलर काउंट काउर को नियुक्त किया था। अब इसके योगदान को समझते हैं कि विक्टर इमैनुअल सेडोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में शामिल होकर वेनेशिया पर अपना अधिकार कर लिया। तो इसी तरह से 1870 ईस्वी में सेडान युद्ध में शामिल होकर रोम पर अधिकार कर लिया, किंतु जब रोम पर अधिकार कर लिया तो उसमें स्थित वेटिकन सिटी पर अधिकार नहीं किया और इस तरह से दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी अस्तित्व में बना। और इस तरह से कह सकते हैं कि विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण को संपूर्ण कर दिया। एक बार फिर हम इसको रिवीजन के माध्यम से समझेंगे कि विक्टर इमैनुअल के परिचय को देखेंगे और फिर इसके बाद हम योगदान को देखेंगे। 1848 ईस्वी में चार्ल्स एल्बर्ट के स्थान पर विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का शासक बना। विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक था और इन्होंने अपना चांसलर काउंट काउर को नियुक्त किया, जो इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके योगदान को विक्टर इमैनुअल सेडोवा के युद्ध में, जो सेडोवा के युद्ध 1866 में हुआ, जर्मनी या पर्सा के तरफ से शामिल होकर वेनेशिया पर अधिकार कर लिया और फिर 1870 ईस्वी में सेडान युद्ध में पर्सा के तरफ से शामिल होकर रोम पर अधिकार कर लिया और इससे इटली का अपना राजधानी भी बना लिया, किंतु रोम में स्थित वेटिकन सिटी पर अपना अधिकार नहीं किया। इस प्रकार से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी बना। विक्टर इमैनुअल ने इस प्रकार से संपूर्ण इटली का एकीकरण, ये था इटली का एकीकरण दोस्तों। अब इटली का एकीकरण समाप्त हो गया है और हम विदा लेते हैं। लव कुमार, जय हिंद।